स्वागत है दोस्तों, मैं सुजीत सिंह और फिर से स्वागत करता हूँ आपका जीत क्लासेस में, जहाँ हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। दोस्तों एक ऐसा मंच जहाँ हम सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सारे वनडे एग्जामिनेशन के। और ये सिर्फ पॉसिबल है जैसे कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये एफर्ट पॉसिबल हो सकता है। हम एक नए तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं जिसका ये चौथा सीरीज है। हम क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करा रहे हैं और ये उसका चौथा सीरीज आगे आपका आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 46 नंबर का है, कह रहा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, मुख्य निर्वाचन आयोग का या उपराष्ट्रपति का। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का नियुक्ति यानी नियुक्ति की बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री वैसे शब्द तो पूरे संविधान में इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बहुमत दल का नेता यानी आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाता है। नॉर्मल भाषा में हम उनको प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो वो ये जो स्वविवेकी शक्ति मिलती है किसकी, राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के तहत क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो यानी ये तो हो गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी नियुक्ति नहीं करता है। राज्यपाल का राज्यपाल का क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए आर्टिकल 153 कहता है कि स्टेट का एक राज्यपाल होगा, यानी राज्य का एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 155 स्टेट ये करता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, यानी ये भी है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो और मुख्य निर्वाचन आयोग का जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो एक स्टेट क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा होना चाहिए। और इनकी अवधि जो होती है वो 6 साल की अवधि होती है या 65 वर्ष की उम्र होती है, तब तक ये पद पर बने रहते हैं। जो इनमें से पहले पूरा हो जाए, चाहे 6 साल की अवधि या 65 साल का इनका अपना एज, तब ये जाके रिटायर होते हैं। तो यानी इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का बात करें तो देखिए, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होता, अपॉइंटमेंट नहीं होता, इनका बाकायदा चुनाव होता है। जैसा राष्ट्रपति का होता है वैसे ही सेम प्रोसीजर होता है उपराष्ट्रपति का भी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का भी वही सेम प्रोसीजर होता है जो राष्ट्रपति का होता है, बस अंतर थोड़े इनमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हो राज्य विधानमंडल के, जबकि आपके राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, पार्शियलिटी ना हो इसलिए। उनमें राज्य विधानमंडल के लोग होते हैं जबकि उपराष्ट्रपति में नहीं होते। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और वो सारे निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ठीक है, उपराष्ट्रपति आप जानते ही हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये जो है ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम प्रणाली है। ठीक है, चट्टान प्रणाली की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो यानी सबसे पुराने में जो आया आर्कियन चट्टान था। ठीक है, यानी वो सबसे पुराना चट्टान जो है वो आर्कियन चट्टान है। क्लियर। उसके बाद जब आया तो वो धारवाड़ चट्टान था। उसके बाद कुडप्पा, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। उसके बाद विंध्यन सैलरी की चट्टान, और लास्ट में गोंडवाना और डेक्कन ट्रैप आया। तो ये गोंडवाना जो है ये नवीनतम चट्टानी प्रणाली है। फिलहाल एक एक करके अगर जाने तो आर्कियन चट्टान जो है ये भारत का सबसे प्राचीन चट्टान समूह है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे प्राचीन चट्टान समूह भी पूछा जाता है तो वो हो जाएगा आर्कियन का। ठीक है, आर्कियन हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादातर आप देखें ये इग्नियस रॉक यानी आपके जो सबसे प्राइमरी रॉक कहलाता है उससे बना हुआ है, इसलिए ये आग्नेय इग्नियस रॉक से आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी फॉसिल्स फ्यूल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आर्कियन जो है ये सबसे पुराना है। ये फैला कहाँ हुआ है, तो ये फैला हुआ है भारत के प्रायद्वीपीय पठार की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें तो धारवाड़ चट्टान जो है ये आर्थिक दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण चट्टान प्रणाली माना जाता है।
धारवाड़ चट्टान। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो चट्टान समूह है वो कौन सा है, तो धारवाड़ जो है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी खनिज होते हैं, मैक्सिमम खनिज इसमें मिलते हैं आपके धारवाड़ चट्टान समूह में। इसमें से सोना भी उत्पन्न किया जाता है, इनमें सोना भी मिलता है, ठीक है, इनके सेल समूह में। तो धारवाड़ चट्टान आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान हो जाता है। इसके बाद अगर विंध्यन शैली की बात करें तो विंध्यन चट्टान जो है, ये देखिए विंध्यन यानी ये विंध्याचल के नाम पे रखा गया है, विंध्याचल पर्वत के नाम पर रखा गया, इसका नामकरण हुआ है। और ये सेडिमेंट्री रॉक टाइप होते हैं, ठीक है, तो इनका जल निक्षेपों के द्वारा ये परतदार चट्टान पाए जाते हैं, ये परतदार चट्टान होते हैं विंध्यन शैली, ठीक है। इसमें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बस एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इनमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर है, यानी हीरे इसमें पाए जाते हैं विंध्यन शैली में, ठीक। तो याद रखिएगा धारवाड़ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो बहुत है, क्योंकि इसमें सारे खनिज और सोना भी इसी सेल समूह में पाए जाते हैं। आर्कियन सबसे पुराना चट्टान समूह, विंध्यन जो है उसमें हीरे के आपके हीरे पाए जाते हैं, ठीक। तो आपको पता ही होगा कि हीरे के खान, दो इंपॉर्टेंट हीरे के खान हैं, जो मध्य प्रदेश में एक पन्ना है और आपका आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा है। तो ये दो हीरे की खान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उनके आसपास यही शैली, यही चट्टान प्रणाली पाई गई है। आगे गोंडवाना जो है ये सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है, ठीक है। और ये जो है याद रखिएगा, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, यानी इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि भारत का 98% से लेकर 99% कोयला केवल इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, ठीक। और इनके जो बलुआ पत्थर, इनमें से जो बलुआ पत्थर मिलते हैं उससे इमारतों में यूज किया जाता है, इमारत बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े इमारत बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब इसको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ इसको याद करने का, कि एक भाई साहब थे और उन्होंने एक ऑर्डर दिया अपने पान वाले को कि भैया आधा पान बंधवा के भिजवा देना, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भैया आधा पान बंधवा के भिजवा देना। हमने बोला आधा, यानी सबसे पहले आ, दैट इज आर्कियन, यानी सबसे पहला जो चट्टान आया वो आर्कियन आया। फिर आ के बाद धा में जो है वो धारवाड़ चट्टान, ठीक है। तो आधा पान, ठीक है। पान में क्या है, कुडप्पा है ना, इसमें दिया नहीं है, वो जो तीसरी सीरीज है वो है कुडप्पा, वो पान से याद कर लीजिएगा। आप लिख लीजिए आधा पान बंधवा के भिजवा देना, ठीक है, या भिजवाना, जो भी कह लें। तो आ से आर्कियन हो गया, धा से धारवाड़ हो गया, पा से कुडप्पा हो गया, और बंधवा से यानी विंध्यन शैली हो गई, और भिजवाना, वाना से हो गया गोंडवाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्वीप, ये पूरे चट्टान याद करने का तरीका। तो इसमें जो सबसे पुरानी नवीनतम चट्टान पूछा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो वो हो जाएगा आपका गोंडवाना। चलिए आगे की तरफ बढ़े। तो 48 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, ठीक है। यानी ये पूछ रहा है कि राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव एसटी कैटेगरी है वो किस राज्य से है। तो आपको पता ही होगा कि एसटी कैटेगरी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो आपका मध्य प्रदेश में है, यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव भी ज्यादा होंगे। तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, मध्य प्रदेश से कुल 6 रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि अगर पूरी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आपके टोटल 47 थे, ठीक है। 47 हैं, पहले 41 थे, ठीक है। ये 2008 के बाद 47 कैंडिडेट रिप्रेजेंट करते हैं एसटी कैटेगरी के, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के, अनुसूचित जनजातियों के। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से 6, आपके उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा इतना बड़ा राज्य है लेकिन कोई भी प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति का रिप्रेजेंट नहीं करता लोकसभा में। उत्तर प्रदेश का 0 कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी का, मध्य प्रदेश से कुल 6 हैं, झारखंड से 5 हैं, और छत्तीसगढ़ से आपके 4 हैं। तो ये हो गया आपका इसकी सीरीज। याद रखिएगा उड़ीसा में भी 5 है, यानी झारखंड और उड़ीसा 5 कैंडिडेचर के साथ सेकंड पोजीशन पे है, जबकि मध्य प्रदेश आपकी एसटी कैटेगरी का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में, और ये 6 कैंडिडेट के साथ सबसे ऊपर है, ठीक है। चलिए याद आगे की तरफ बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो ध्यान दीजिएगा
कि जब कोई साधारण बिल या कोई भी बिल, ठीक है, जब कोई बिल एक्ट कब बनता है, कोई भी बिल एक्ट बनता है जब वो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा से होके फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर वहां से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास उनके सिग्नेचर के लिए जाता है, और वहां सिग्नेचर होने के बाद वो एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। फिलहाल अगर कोई बिल है आपका, ठीक है, अगर कोई प्रस्ताव है जो एक संसद से पास हो गया, दूसरे संसद में जाके उसको रोक दिया गया, ठीक है, साधारण बिल है तो उसको आप मैक्सिमम 6 महीने के लिए रोक सकते हो, और अगर धन विधेयक है तो 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकता है। फिलहाल अगर दूसरे संसद में उसको रोक दिया गया, अगर वो जरूरी महत्वपूर्ण है, तो अगर राष्ट्रपति उसको महत्वपूर्ण समझता है तो फिर दोनों सदन को क्या करता है, संयुक्त बैठक के लिए अंडर आर्टिकल 108, यानी 108 के आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। संयुक्त बैठक में क्या है कि दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित होंगे, ठीक है, फिर उस बिल की बारे में चर्चा की जाएगी या रीडिंग की जाएगी। इसमें क्या है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत, तो 108 आर्टिकल के तहत, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। देखिए इतना तो आप बहुत नॉर्मल जानते हैं, लेकिन कौन से विधेयक के लिए, तो याद रखिएगा सारे विधेयक के लिए नहीं बुला सकता राष्ट्रपति, वो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक होगा तभी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्योंकि संयुक्त बैठक में अगर हम देखें नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो लोकसभा और राज्यसभा अगर बैठेगी तो लोकसभा का कहाँ 545 सीट और राज्यसभा का कहाँ 250, तो कहीं ना कहीं वो 550 और 250, ये जो है 550 है और ये 252 है, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के पक्ष में जाना ही जाना होता है, क्योंकि वो ज्यादा मेंबर वहां बैठते हैं। अब साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाता है, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक जो आर्टिकल 368 के तहत आता है उसको बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसमें नहीं बुलाया जा सकता। जो आपका वित्त विधेयक होता है यानी आर्टिकल 117 जिसको फाइनेंस बिल कहता है, उसके तहत भी नहीं। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो ये तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो निर्वाचन होता है। तो इन सब में साधारण विधेयक के लिए केवल राष्ट्रपति बुला सकता है संयुक्त बैठक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो देखिए भारत की जो 12 अनुसूची है, भारत के संविधान में जो 12 अनुसूची है, उसमें 7वीं अनुसूची किसके बारे में चर्चा करता है, तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के शक्ति का बंटवारा की बात करता है, ठीक है, कि कौन किस पे लॉ बना सकता है, ठीक है। इसमें 3 आपकी लिस्ट हैं। एक पहला है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है वो 3 तरह से किया गया है। पहला यूनियन लिस्ट दिया गया है, यानी केंद्र संघ सूची दिया गया है। उसके बाद स्टेट लिस्ट दिया गया है यानी राज्य सूची। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट दिया गया है यानी समवर्ती सूची दिया गया है, जिसमें संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ संसद को अधिकार है कानून बनाने का। उसमें जितने भी आपके नियम कानून आते हैं, जैसे संघ सूची में प्रतिरक्षा आ गया, रेलवे आ गया, जनगणना आ गया, इन सब पे संसद लॉ बनाती है। जबकि राज्य सूची में आपका जो स्टेट लिस्ट होता है, जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, बाजार, एंटरटेनमेंट, इन सब पे जो लॉ बनाना होता है वो राज्य सरकार के अधीन है। कंकरेंट लिस्ट यानी आपका जो समवर्ती सूची हो गया, उस पे जो लॉ बनाने का अधिकार है, उस पे दोनों को बनाने का अधिकार है, राज्य भी बना सकता है और आपका केंद्र भी बना सकता है। हालांकि आर्टिकल 249 कहता है कि अगर किसी लॉ को बनाने में अगर आपस में मतभेद पैदा हुआ कि नहीं ये होना चाहिए तो नहीं ये होना चाहिए, तो उसमें जो प्रायोरिटी है वो संसद को जाएगी, ठीक है, यानी केंद्र सरकार को प्रायोरिटी जाएगी आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है। तो 249 कहता है कि अगर किसी राज्य सूची पर कानून बदलना हो तो मतलब कानून खुद बना सकती है संसद, ठीक है। तो यानी ये हो गया आपका अनुसूची। अब स से देखिए याद करने का तरीका, स से 7वीं और स से सूची। याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में सूचियों की बात की गई है, लिस्ट की बात की गई है, और वो लिस्ट 3 तरीके में डिवाइड है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शुरू में संघ सूची की संख्या 97 थी, राज्य सूची की संख्या 66 और समवर्ती सूची की संख्या 47। ये भी कभी मैच के लिए पूछा जाता है, बीपीएससी में, बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि मैच करने के लिए संघ सूची 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। तो ये था आपका। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है, यानी राज्य सूची यानी राज्य इन चारों पे किस पे अपना लॉ बना सकता है। शिक्षा पर नहीं, शिक्षा पर
समवर्ती सूची है, यानी एजुकेशन पे समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है, इस पे दोनों का अधिकार है। विद्युत पर जो है ये भी समवर्ती सूची है, इस पे दोनों का अधिकार है, केंद्र और राज्य दोनों का। कृषि जो है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी इस पर जो भी अधिकार होंगे वो राज्य के होंगे, इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का है। रेलवे जो है वो केंद्र की बात है, तो उस पर सिर्फ केंद्र अपना लॉ इंप्लीमेंट कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। आगे की तरफ बढ़े, कह रहे ज्योग्राफी से क्वेश्चन कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान क्या है। देखिए, जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान की बात कर रहे हैं, यानी आखिर में जैव विविधता होता क्या है? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग तरीके के लोग या अलग अलग एक निश्चित पूरी जो जैव विविधता की बात करें तो ये कह रहा है कि एक प्राकृतिक क्षेत्र में जो अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं, किसमें? पालतू जीव जंतु हो गए, जंगली जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, अलग अलग उनके स्वरूप हो गए, इन सब में जितने प्रकार की विविधता पाई जाती है वही जैव विविधता कहलाता है। तो ये हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में दो जगह सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है आपका पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। दो जगह जैव विविधता का केंद्र है माना जाता है, बहुत सुंदर, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, एक पश्चिमी घाट में और एक आपका हिमालय के पूर्वी छोर पे। बाकी जगह बंगाल की खाड़ी में क्या पाओगे भैया? बंगाल की खाड़ी में तो सिर्फ पानी ही पानी है। खैर, थार रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ सिर्फ बालू ही बालू है। पूर्वी घाट ठीक है, आप अगर प्रायद्वीपीय पठार में देखें, पूर्वी घाट इधर तमिलनाडु के रेंज की तरफ पड़ता है, तो इधर कुछ खास नहीं है। लेकिन पश्चिमी घाट पूरा आपका गोवा है, कर्नाटक है, ठीक है, मुंबई, कर्नाटक, गोवा, फिर उधर केरल, इन सब का जो कोस्टल एरिया वो पूरा पश्चिमी घाट के तहत आता है, और ये पूरी जैव विविधता की दृष्टि से बिल्कुल धनी स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। देखिए, इसमें टॉकिंग अबाउट हो रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। जब सूर्य से, देखिए हमको पता है कि सूर्य से क्या होते हैं, रेडिएशन निकलता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलते हैं, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक परत बनी हुई है, एंड दैट लेयर इज नोन एज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो बनी हुई है वो क्या करता है, हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। अब अगर ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया, यानी इसका क्षरण हो गया, तो क्या होगा, हानिकारक पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हम पर पड़ेंगी, और फिर हमें कैंसर जैसे रोग या स्किन कैंसर जैसे रोग, बहुत सारी चीजें हमें शायद हम बर्दाश्त ना कर पाए, उन सब चीज रेज को होने लगेंगी। ठीक, तो आपको पता है कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन से ये सारी किरणें हमारे तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, अब एक चीज और दिमाग में आ रहा है कि याद रखिएगा कि डॉप्सन इकाई यानी डॉप्सन यूनिट जो होता है वो आपका ओजोन लेयर के मोटाई के बारे में बात करता है कि कितना मोटाई है पर यूनिट एरिया, जो भी उसका बात है। ठीक है, मतलब उसको मेजरमेंट करने का तरीका डॉप्सन यूनिट से किया जाता है ओजोन लेयर का। आपको ये भी पता होगा कि ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है। जैसा आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के 4 लेयर हैं, और एटमॉस्फेयर के 4 लेयर के बाद 5 लेयर हैं आपके जो भी, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, यही है। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर नेक्स्ट आता है, दैट इज समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर की 15 से 35 किलोमीटर की मोटाई है। ठीक है, इसको नापने के लिए मैंने बताई दिया डॉप्सन इकाई। अगर ये नहीं रहा तो त्वचीय जो स्किन कैंसर है, त्वचीय कैंसर की बात कर रहे हैं, वो होने लगेगा। ठीक है, अगर रेज आएंगी हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण हमारे पास तो। ब्लड कैंसर नहीं भाई, इसका कोई रीजन नहीं है। मस्तिष्क कैंसर, इसका कोई रीजन नहीं है। मुखिया कैंसर भाई, ये तो तंबाकू खाने से, इन सब चीज़ों से होता है, बिल्कुल अवॉइड करिए वो सब, बिल्कुल नहीं। स्मोकिंग, तंबाकू बिल्कुल नहीं। त्वचीय कैंसर बिल्कुल ये हो सकता है आपका, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण के आने से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्वचीय कैंसर। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। ठीक है, पत्तन नगर मतलब पोर्ट मतलब बंदरगाह, आप जो भी समझ लो। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए भारत की जो पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही मानी जाती है, यहीं से हमारी हिस्ट्री लगभग स्टार्ट होती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा क्या है भाई,
यहाँ हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है और ये सबसे पहले खोजा गया स्थल है। इसके बाद अगर बात करें मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो खोजा गया 1922 में, जस्ट एक साल बाद। ठीक है, इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी सिंधु घाटी सभ्यता की कही जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। फिलहाल मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिला भी कहा जाता था, इस नगर को मृतकों का टिला वाला नगर भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे वृहद स्नानागार और वृहद अन्नानागार पाया जाता है। पूछा जाता है वृहद स्नानागार कहाँ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, तो मोहनजोदड़ो में। यहीं से नर्तकी भी मिली थी, वो कांस्य वाली नर्तकी जो आप बहुत जानते होंगे, पूछा जाता है बहुत एग्जामों में। तो मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट सेक्टर था हिंदू घाटी सभ्यता का। कालीबंगा की बात करें तो ये दोनों जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान प्रांत में है। ठीक है, और कालीबंगा जो है ये हमारे राजस्थान प्रांत में है। यहां से पक्की नालियों का साक्ष्य मिला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्की नालियों का साक्ष्य कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो यहां से वृहद स्नानागार का साक्ष्य। हड़प्पा से ये सबसे पहली सभ्यता, ठीक है, सबसे पहला नगर खोजा जाने वाला, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लोथल जो है ये गुजरात का है, कोस्टल एरिया में पड़ता है। ठीक है, कोस्ट के पास लोथल पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि यहीं पे पत्तन नगर होगा, या ये आप कह सकते हैं यहीं पे बंदरगाह होगा। तो लोथल जो है, यहां से याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चावल का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिला था, तो वो लोथल से मिला था। ठीक है, तो बिल्कुल चावल का साक्ष्य लोथल से, कालीबंगा से था वो पक्की नाली और अग्निकुंड की साक्ष्य मिला था। मोहनजोदड़ो से बता ही दिया, वृहद अन्नानागार, स्नानागार, नर्तकी, कांस्य वाली नर्तकी। ठीक है, और हड़प्पा जो था वो सबसे पहली सभ्यता थी, तो सब माफ करिएगा, सबसे पहला नगर था इस सभ्यता का खोजी जाने वाला। ठीक है, तो लोथल पोर्ट नगर था। ठीक है, समृद्ध भी था, जाहिर सी बात है, पोर्ट है तो वहाँ समृद्धि अधिक होगी। ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्रीज बिल्ड होते थे, फैक्ट्री क्या बिल्ड होते थे, मतलब पोर्ट था, तो जाहिर सी बात है समृद्ध होगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 53 का डी। चलिए आगे की तरफ बढ़ें, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। देखिए बात कर रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, 1973 में, जी बिल्कुल नहीं, 1973 में आपका पारित हुआ था बाघ परियोजना। ठीक है, यानी बाघ संरक्षण अधिनियम जो भी कह सकते हो, बाघ परियोजना आप 1973 में लॉन्च हुआ। 1992 की बात कर रहे थे, इसमें हाथी परियोजना हुआ। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1986 में था वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में पारित हुआ। 1980 में आपका वन संरक्षण अधिनियम पास हुआ। अब देखिए कुछ याद करने का, इसमें भी कुछ हम ट्रिक लगाते हैं। वैसे हम स्पेशल एक ट्रिक का वीडियो लेकर आएंगे, सारे क्वेश्चन का एक बार कलेक्शन, मुझे जो जो लग रहा है कि जो जो मेरे पास ट्रिक हैं, अभी तक क्वेश्चन बना चुका हूं, उन सारे क्वेश्चन का ट्रिक का एक वीडियो बना दूंगा ताकि याद करने में आसानी हो जाए। थोड़ा बहुत ट्रिक बहुत हेल्पफुल होता है इन सब चीज़ों के लिए, और ये सब क्वेश्चन यार 100% पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, हर बार। पीसीएस के एग्जाम में तो एक क्वेश्चन इनसे पक्का है। तो देखिए याद कर लीजिए कि सबसे पहले हमने बाघ का संरक्षण किया, मतलब बाघ को हमने उसके रहने सहने की बात की थी, तो 1973 में सबसे पहले बाघ की बात की। ठीक है, उसके पहले 1900, अच्छा पूरा बता देता हूँ, 1972 में भी क्या हुआ था, वन्य जीव संरक्षण की बात। यानी सबसे पहले देखिए दिमाग, इंसान के पास दिमाग आता है कि यार पहले वन्य जीव तो पहले रक्षा कर लो, वन्य जीव की रक्षा करिए। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1973 वन्य जीव में सबसे पहले मनो बोले टाइगर को रक्षा करते हैं, हमारा नेशन वो, ठीक है, बहुत अच्छा जानवर है, उन टाइगर का संरक्षण करते हैं। तो 1973 में टाइगर का संरक्षण करने लगे। 1980 में जब एक बार हमने वन्य जीव की रक्षा कर ली, टाइगर की संरक्षण कर ली, तो टाइगर को रहने के लिए वन चाहिए ना, तो 1980 में हमने वन संरक्षण कर लिया। याद रखिएगा, पहले वन्य जीव की बात की, फिर टाइगर की बात की 1973 में, वन्य जीव के 72 में, टाइगर की बात 1973 में, फिर वन की बात हम कर रहे हैं 1980 में। जब एक बार वन भी सुरक्षित हो जाएगा तो हम अब बात करेंगे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में। ठीक है, 1986 में जब एक बार पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा तब हम भाई बड़े बड़े हाथी वाथी लाएंगे। ठीक है, हाथी लाएंगे, फिर जाहिर सी बात है 1992 में हाथी आ गया, तो 10 साल बाद इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी कि हमको जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाना पड़ेगा 2002 में। तो ये हो गया आपका बिल्कुल याद करने का तरीका। तो 73 में याद रखिएगा बाघ,
72 में वन जीव, 73 में आपका बाघ, ठीक है। उसके बाद 73 के बाद आपका 80 में आपका 80 में आपका आता है वन संरक्षण, फिर 86 में आएगा आपका पर्यावरण संरक्षण, फिर 92 में आएगा हाथी परियोजना, ठीक है। उसके बाद 2002 में जैव विविधता। तो इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, अधिनियम है जो आपको याद करना होगा। हालांकि इन चारों में जो आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का, वो हो जाएगा 1986। आगे की तरफ बढ़े तो 55 कह रहा है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था किसने। देखिए एलोरा की गुफाएं, भाई एक ट्रिक तो इसका भी है। वैसे हमारे अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर रहते हो और बिहार के राज्य में आप जाओगे तो एक सिलवट और लोढ़ा होता है समथिंग कूचने के लिए, जैसे वो लहसुन वहसुन, लहसुन नहीं मतलब वो क्या कहते हैं, कोई बड़ी चीज़ जब उसको पीटा जाता है ना, कूटा जाता है उसको, तो उसके लिए लोढ़ा ओढ़ा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे आप कह सकते हो कि ए लोढ़ा यानी एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया, तो लोढ़ा से कूटने का प्रयास किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट, यानी एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया, ठीक है। याद रखिएगा, है थोड़ा ट्रिकी, अजीब, शायद आपने शायद पहली बार सुना होगा, तो याद रख लीजिए कि लोढ़ा से कूटने का काम होता है यार, कूटो ना। तो राष्ट्रकूट ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया। पल्लवों ने क्या कराया था, देखिए अब एलोरा की गुफाओं के अच्छा जान लेते क्या होता है। एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के आसपास पड़ती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं, इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। और ये गुफाओं में याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इनमें गुफाओं में किसका चित्रण है, मतलब किन किन धर्म से रिलेटेड है इनकी गुफाएं। तो इनकी गुफाएं धर्म हिंदू से भी हैं, बौद्ध से भी हैं, जैन से भी हैं। इनमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें हिंदू के 17 गुफाएं, बौद्ध के 12 गुफाएं और जैन के 17 12 5, यानी हिंदू के 17 गुफाएं, बौद्ध के 12 गुफाएं, जैन के 5 गुफाएं हैं। क्लियर है। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के आसपास। इनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। इसमें कुल 34 गुफाएं थी, 34 गुफाएं हैं। हिंदू की 17 गुफाएं, बौद्ध की 12 गुफाएं और आपके जैन की 5 गुफाएं, ठीक है। तो क्लियर करिएगा, इन तीनों धर्म से रिलेटेड है। इसके बाद अगर बात करें पल्लव के, तो पल्लव कांचीपुरम मंदिर का निर्माण कराया, चोलों ने आपका बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया। पालों ने इनका कुछ निर्माण बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हालांकि इन्होंने शिक्षा में बहुत बदलाव किए थे। तो याद रखिए पालों का जो, पाल का संस्थापक नाम याद कर लीजिए। पालों का संस्थापक कौन था, पाल वंश का, तो वो थे गोपाल, पाल का गोपाल, ठीक है। तो इनका संस्थापक ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने। आगे की बात करें तो आर्टिकल दिमाग पे चढ़ गया। 56 कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए याद करिए क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में फॉर्मेशन हुआ। एओ ह्यूम ने, ठीक है, एओ ह्यूम ने फॉर्मेशन किया था। पहले इनके जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इंपॉर्टेंट सेक्टर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉर्मेशन एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। उसके बाद जो सबसे पहले भारत के उसमें प्रेसिडेंट बने उस 1885 में वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है प्रथम, भारतीय नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा है। याद रखिए एक एक करके बात करें तो उषा मेहता जो थी ये 1942 में सक्रिय थी। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में ये आरजे थी। आप ये अंडरग्राउंड रेडियो से प्रसारण करती थी कि कहाँ क्या हाल चल रहा है, कैसा हाल चल रहा है। अंडरग्राउंड होके इन्होंने रेडियो से प्रसारण किया था, उसमें इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो उषा मेहता जी 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद बाकी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेलगुप्त, ये तीनों जो हैं ये तीनों कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले अगर पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट हो जाएंगी, और अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो आपकी एनी बेसेंट जो थी वो आपकी 1917 में बनी आपकी प्रेसिडेंट, ठीक है, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। जबकि सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी, ठीक है, 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू कानपुर के अधिवेशन में। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू
और इसके ठीक 8 साल बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी। ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता, इनका नाम 1920 के असहयोग आंदोलन से ही उभर के आया था, जब इन्होंने खादी का प्रमोशन किया, खादी को इन्होंने घर घर बेचा था, तो उस समय से ये एक्टिविस्ट रही थी, सामने आई थी। ठीक है, फिलहाल ये याद रखिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आप करोगे एनी बेसेंट को। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, एनी बेसेंट के 8 साल बाद सरोजनी नायडू बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। इनके ठीक 8 साल बाद, सरोजनी नायडू के 8 साल बाद नलिनी सेन गुप्ता बनी, जो ये 1933 में हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये तीनों लाइन से बने। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। आगे की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस देखिए 24 मार्च, 25 अप्रैल, 1 दिसंबर। ठीक है, तो इसमें जितने भी डेट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके सारे डिजीज से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा डिजीज वाले सेक्शन, डिजीज वाला ये आपका दिन हो गया। ठीक है, तो ये इसमें है 24 मार्च जो है वो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक है, 24 मार्च को। 25 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को, अप्रैल में 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, 1 दिसंबर को आपको एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका पूरा डिजीज डे हो गया। 24 मार्च को आपका कैंसर दिवस, माफ करिएगा, 24 मार्च का आपका टीबी दिवस, 25 अप्रैल को आपका वर्ल्ड मलेरिया दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस। ये चारों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस का 4 फरवरी। आगे की तरफ बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो किस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ज्योग्राफी पोर्शन से माउंट किलिमंजारो 5895। ठीक है, ये किस द्वीप की? 5895 मीटर की ऊंचाई है माउंट किलिमंजारो। देखिए एक एक करके बात करें तो एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका, एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता ही होगा कि भारत के बगल में, भारत की सीमा पर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, तो सागर माथा, इसकी ऊंचाई जो है आपका 8848 मीटर है। तो ये क्या है? ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यूरोप की बात करें तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्ब्रस है। याद रखिएगा, कोई माउंट ब्लांक कहते हैं नहीं, माउंट ब्लांक लगभग 4100 मीटर कुछ ऊंचा है, लेकिन माउंट एल्ब्रस जो है वो 5642 है, यानी 5642 मीटर ऊंचा है माउंट एल्ब्रस। ये रसिया के पर्वतों पर सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। ठीक है, इसकी ऊंचाई 5642। इसके बाद अफ्रीका की है, अफ्रीका कंटिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो 5895। याद रखिएगा, नाम बोलती हूँ उसकी ऊंचाई बोलो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे हमने याद किया माउंट किलिमंजारो 5895, ये एक नाम ही याद कर लो ना, माउंट किलिमंजारो 5895, तो वो चीज कभी नहीं भूलेगा आपको। ये तंजानिया में, यानी आपके यूरोप के ईस्ट पार्ट में है। तो माउंट किलिमंजारो किसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी? अफ्रीका की चोटी हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना वाले प्रांत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका क्या कहते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर माउंट एकांकागुआ। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर माउंटेन रेंज है एंडीज। माउंटेन रेंजेस अलग होते हैं, मैंने बताया था। माउंटेन रेंजेस जो सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस होती है माउंटेन, उसको माउंटेन रेंज कहा जाता है। और उसमें जो सबसे ऊंची वाली टॉप होती है, सबसे ऊंची वाली चोटी होती है, उसको हाईएस्ट पीक बोला जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में माउंट एकांकागुआ है, वो है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला पर अर्जेंटीना में। इसकी ऊंचाई लगभग 69 कुछ करके है, 69 करके 6962 है सर, हाँ 6962 है। तो माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रस और एशिया का माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? तो ये यानी माउंट किलिमंजारो किस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट किलिमंजारो इज रिलेटेड टू अफ्रीका ऑफ हाइट 5895 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, अफ्रीका।
क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। ठीक है, रोहतांग पास की बात कर रहा है। तो रोहतांग पास मैंने बताया था आपको, पिछले भी प्रैक्टिस सीरीज में इसका नाम लिया था मैंने। रोहतांग दर्रा को अब अटल बिहारी वाजपेयी दर्रा के नाम से जाना जाता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में दो और दर्रे हैं, इसको लेकर 3 हो जाएंगे। तो वो है आपका, जैसे याद करने का मैंने ट्रिक अपने वीडियो में बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। दर्रा की स्पेशल वीडियो है जिसमें आप हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया था हिमाचल का सीप बड़ा रोता है। ठीक है, तो हिमाचल का सीप मतलब सीप किला दर्रा, बहुत मतलब हो गया आपका बस है बड़ा लाचा दर्रा, और रोता है मतलब रोहतांग दर्रा। तो सीप किला, बड़ा लाचा और रोहतांग, ये तीनों हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। क्लियर है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। हालांकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का मैंने ट्रिक बताया था जो आपका था, उत्तराखंड घूमने गई हेमा मालिनी। मालिनी मतलब माना दर्रा, ली मतलब लिपुलेख दर्रा, और नी मतलब नीति दर्रा। यानी माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा कहाँ है? तो वो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया। केरल में आपका याद रखिएगा, केरल में आपका पाल घाट है और महाराष्ट्र में आपका थाल घाट है। कंफ्यूज नहीं होना है, केरल में पाल और आपका महाराष्ट्र में थाल, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थाल घाट भी है और भोर घाट भी है महाराष्ट्र में, केरल में पाल घाट है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच का युद्धाभ्यास है। देखिए, युद्धाभ्यास बहुत पूछा जाता है, इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से भी जाके इसके ट्रिक के साथ मैंने डाल रखा है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। हालांकि मित्र शक्ति पूछ रहा है तो देखिए, मित्र शक्ति भारत चीन का जो आपसी युद्धाभ्यास है वो हैंड इन हैंड होता है। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा मैटर कुछ अलग चल रहा है, हम देख लेंगे, तुम देख लेना, तुम देख लेना, हम देख लेंगे, वही सब चल रहा है। तो भारत चीन की बात करें तो भारत का हैंड इन हैंड है। ठीक है, तुम देख लेना, हम देख लेंगे, चलो ये हाथ कर लिया जाए एक हाथ। तो इससे याद रखिए हैंड इन हैंड चीन, भारत चीन के मध्य युद्धाभ्यास का नाम हैंड इन हैंड। भारत नेपाल, देखिए नेपाल हमारा इतना अच्छा क्या है, हमारे जस्ट ऊपर ही है, पूरा सागर मत है, यानी माउंट एवरेस्ट से ढका हुआ, इसके बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर पे दोनों पे पड़ता है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। अगर वो हट जाता तो सूर्य शायद डायरेक्ट हमको दिखता है, इसलिए याद रखिएगा इन दोनों के युद्धाभ्यास का ट्रिक जो है वो है सूर्य किरण। अगर वो हट जाता तो डायरेक्ट सूर्य की किरण हमारे पास आती, तो वो हो जाता आपका भारत नेपाल। यानी बस एक ट्रिक है, ऐसा कोई यूजुअल इसमें कोई लीगल चीज नहीं है। ठीक है ना? तो भारत नेपाल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्य किरण। भारत मालदीव का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्वेरियन। ठीक है, एक्वेरियन होता है ना, वो पानी वाला, मछली वाला, तो वो एक्वेरियम हो गया। तो उसी से याद रखिए, पानी मालदीव पानी में है तो एक्वेरियम उससे हो गया, यानी एक्वेरियन। ठीक है, एक्वेरियन जो है वो भारत और मालदीव के, भारत और श्रीलंका के बीच। एक बार फिर से याद करें, श्री रामचंद्र जी गए थे लड़ने, उन्होंने विभीषण को वहां मित्र भी बनाया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। तो भारत श्रीलंका जो हो गया उसमें मित्र शक्ति की बात होगी। ठीक है, तो मित्र शक्ति किसके बीच का युद्धाभ्यास हो गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच का युद्धाभ्यास मित्र शक्ति। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। दोस्तों अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करिए जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह यूट्यूब पे जाके, और प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। जहां इसको आप जितना सब्सक्राइब करवाने में मदद करोगे उतनी हमारी वीडियोस बढ़ेंगे। ठीक है, उतनी हमारी खुशी बढ़ेगी, तो हम आप नए नए वीडियोस लाएंगे। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, जहां भी चलाते हो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, फिर हम नए नए सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। फिर कल मिलते हैं नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।